नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। तो अगले 1 घंटे में हम देखेंगे ऐसी खबरें जिन पर चर्चा भी करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे बड़ी खबर, सबसे पहली खबर, प्रधानमंत्री जो दक्षिण भारत के दौरे पर हैं, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल के दौरे पर। तो लक्षद्वीप में आज विकास की कई सौगात दे चुके हैं, कल तमिलनाडु में दिए थे और आज केरल में उनका कार्यक्रम है स्त्री शक्ति रैली और साथ में त्रिशूर में ही रोड शो भी उनका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो हम आपको इन सारे कार्यक्रमों में लिए चलेंगे, इस पर बात भी करेंगे और साथ ही आज हम कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे पर भी बात करें कि ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल तो खत्म हो गई केंद्र सरकार से बातचीत के बाद, लेकिन ये अफवाह नए कानून को लेकर फैला कौन रहा था और ये जो टूल किट है, इस अफवाह फैलाने के मकसद, इस टूल किट का इस अफवाह फैलाने के पीछे का मकसद क्या था, इस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप को दी 1150 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। सबमरीन ऑप्टिक फाइबर केबल, स्वच्छ पेयजल, सौर ऊर्जा से जुड़ी योजनाओं की हुई शुरुआत। प्रधानमंत्री केरल के त्रिशूर में अब से कुछ ही देर में स्त्री शक्ति रैली को करने वाले हैं संबोधित। 2 लाख से भी अधिक महिलाओं के शामिल होने की संभावना और त्रिशूर में रैली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो भी। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट का एसआईटी जांच से इनकार, सेबी ही करेगी जांच। शीर्ष अदालत ने सेबी को बाकी 2 जांच 3 महीनों में पूरा करने का दिया निर्देश। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ईडी के समक्ष पेश नहीं होने पर बीजेपी ने किया हमला, कानून से भागने का लगाया आरोप। अवैध खनन मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार के आवास पर ईडी की छापेमारी। सोरेन ने आज शाम बुलाई है झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल की अहम बैठक। और केंद्र सरकार से बातचीत के बाद ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल तो खत्म हो गई है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि कौन है वो लोग जो हिट एंड रन पर नए कानून को लेकर फैला रहे थे भ्रम और क्या था उनका मकसद। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस और प्रधानमंत्री के जो कार्यक्रम है उसमें भी हम आपको लिए चलेंगे। लेकिन पहले जरा देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री का दक्षिण भारत को लेकर क्या खास कार्यक्रम रहा है 2 दिनों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दक्षिण भारत के 2 दिवसीय दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन है। तो कल प्रधानमंत्री दक्षिण भारत के दौरे पर गए थे और आज उनकी यात्रा का दूसरा और अंतिम दिन है। कल तमिलनाडु और लक्षद्वीप में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और नए साल की शुरुआत में ही पीएम 2 दक्षिणी राज्यों तमिलनाडु और केरल और उसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को दे रहे हैं विकास की कई सौगातें। कल तमिलनाडु को प्रधानमंत्री ने दी थी 20,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात। और आज की बात करें तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप को दी 1150 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। और पीएम ने लक्षद्वीप में सबमरीन ऑप्टिक फाइबर केबल, स्वच्छ पेयजल और सौर ऊर्जा से जुड़ी योजनाओं की शुरुआत आज की है। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के त्रिशूर में स्त्री शक्ति रैली को संबोधित करने वाले हैं और 2 लाख से भी अधिक महिलाएं इसमें शामिल हो रही हैं। और आज केरल के त्रिशूर में जो प्रधानमंत्री की स्त्री शक्ति रैली है, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहीं पर रोड शो भी है। तो नए साल 2024 की शुरुआत में ही पीएम के दक्षिण भारत के दौरे से साउथ कनेक्ट को लेकर हलचल तेज है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप में आज 1150 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और संबोधन में कहा
कि सरकार ने हज यात्रियों की सहूलियत के लिए जो प्रयास किया है उसका लाभ लक्षद्वीप के लोगों को मिला है। उन्होंने कहा कि सरकार ने महिलाओं को बिना महरम के हज जाने की भी छूट दी है। इन्हीं सब प्रयासों की वजह से उम्रा के लिए जाने वाले भारतीयों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। सरकार ने हज यात्रियों की सहूलियत के लिए जो प्रयास किया है उसका भी लाभ लक्षद्वीप के लोगों को मिला है। हज यात्रियों के लिए वीजा नियमों को भी आसान बनाया गया है। हज से जुड़ी ज्यादातर कार्रवाई अब डिजिटल होती है। सरकार ने महिलाओं को बिना महरम हज जाने की भी छूट दी है। इन्हीं सब प्रयासों की वजह से उम्राह के लिए जाने वाले भारतीयों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। और इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अपने संबोधन में कहा था कि तमिलनाडु भारत के समृद्धि और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिबिंब है। पिछले एक साल में केंद्र सरकार के 40 से भी ज्यादा अलग अलग मंत्रियों ने 400 से ज्यादा बार तमिलनाडु का दौरा किया है। जब तमिलनाडु का तेज विकास होगा तो भारत का भी विकास तेज होगा। डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा माध्यम कनेक्टिविटी भी है। इससे व्यापार कारोबार भी बढ़ता है, लोगों को भी सुविधा होती है। विकास की यही भावना आज हम यहां तिरुचिरापल्ली में भी देख रहे हैं। त्रिची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल से यहां की कैपेसिटी 3 गुना बढ़ जाएगी। इससे ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और देश दुनिया के दूसरे हिस्सों तक त्रिची की कनेक्टिविटी और सशक्त होगी। और प्रधानमंत्री की जो ये दक्षिण भारत की यात्रा है किन मायनों में खास है और क्या कुछ जो साउथ कनेक्ट है प्रधानमंत्री का वो कैसा है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता आयशा खानम जुड़ रही हैं और साथ में वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत शेखर सर। मैं जरा पहले आयशा से एक अपडेट ले लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं। आयशा, आज प्रधानमंत्री के दक्षिण भारत दौरे के दूसरा और आखिरी दिन है। तमिलनाडु और लक्षद्वीप को तो सौगात प्रधानमंत्री ने दी ही। कल लक्षद्वीप में उन्होंने जिस तरह से कनेक्ट किया अपने आप को, तमिलनाडु में कनेक्ट किया, वो हमने देखा। आज केरल में प्रधानमंत्री का प्रोग्राम है स्त्री शक्ति रैली और रोड शो। इसके जरिए भी प्रधानमंत्री केरल में वहां के लोगों से, खासतौर पर महिलाओं से भी कनेक्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए लालचंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं, जो विकास योजनाएं जो उन्होंने लागू की तमिलनाडु और लक्षद्वीप में, उसकी कड़ी में जुड़ती हैं महिलाएं। देखिए, विमेन लेड डेवलपमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना है, एक विजन है। और ये विमेन लेड डेवलपमेंट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसके जरिए इस सिलसिले में जो महिला आरक्षण बिल है, ये एक अहम कड़ी है। और ऐसे में महिला आरक्षण बिल जब से पारित हुआ है, तमाम महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहते हैं। तो आज त्रिशूर में करीब 2 लाख से ज्यादा महिलाएं यहाँ पर जुटी हुई हैं और यहाँ अभी कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत होगा। स्वराज जो मैदान है वडकुनाथन मंदिर के पास, इस मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत एक त्रिशूर पूरम, एक उत्सव के अंदाज में यहाँ के लोग तैयार किए हैं। तो ये बहुत अहम है। और इस स्टेज पर केरल से आने वाली कई महिलाएं, कई अचीवर्स महिलाएं जो है प्रधानमंत्री के साथ डायस शेयर करेंगी। जैसे पीटी उषा है जो प्रख्यात ओलंपियन है,
फिर मीनू मणि हैं जो क्रिकेटर हैं, महिला कैप्टन रह चुकी हैं T21 क्रिकेट इंग्लैंड के खिलाफ, ये प्रधानमंत्री केरल से आती हैं। ये तो केरल मूल की जो महिलाएं हैं जो विश्व भर में देश का नाम रोशन किया, ये तमाम महिलाएं और इसके अलावा आशा वर्कर्स और कई जो वॉलंटरी संगठन की महिलाएं हैं, ये तमाम महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ स्टेज शेयर करेंगी और ये एक संदेश यहाँ से प्रधानमंत्री देंगे कि कैसे महिलाएं इस पूरे विकास योजनाओं की एक अहम कड़ी है और विमेन लेड डेवलपमेंट जो है प्रधानमंत्री का विजन है। और खास बात बताना चाहूंगी है कि महिलाएं भी प्रधानमंत्री के इस विमेन रिजर्वेशन बिल को एक तोहफा मानती हैं और वो कह रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिटर्न गिफ्ट देना चाहती हैं और वो रिटर्न गिफ्ट वो उनका सपना है कि वो अगले 10 साल में, अगले दशक में वो केरल में पहली महिला मुख्यमंत्री को देखना चाहती हैं। तो इस सिलसिले में यहाँ की महिलाएं काम करना चाहती हैं और ऐसे में पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी जोश और उत्साह नजर आ रहा है। लौटता हूँ आपके पास आयशा और मैं शेखर सर के पास चलता हूँ। शेखर सर, नए साल की शुरुआत प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत की यात्रा से की और आपने ज़रूर सुना होगा तमिलनाडु में जो बातें प्रधानमंत्री ने कहीं, विकास की सौगातें दी, फिर लक्षद्वीप में रात्रि विश्राम किया, फिर आज लक्षद्वीप को विकास परियोजनाओं की सौगात दी और अब केरल में उनकी रैली भी है और रोड शो भी है और रैली जो है वो स्त्री शक्ति रैली है। साउथ कनेक्ट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, प्रधानमंत्री के इस दौरे से ये साउथ कनेक्ट चर्चा में आ गई है। लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह प्रधानमंत्री ने अपने आप को नए साल की शुरुआत में ही वहां जाके कनेक्ट किया है। बिल्कुल लालचंद जी, प्रधानमंत्री का जो एक पॉलिसी रहा है, जितने दूर है वो राज्य और या वो इलाका केंद्र से, इतना नजदीक है उनके सोच में, उनके बारे में, उनके विकास को लेकर। तो ये मैसेज आपने देखा होगा उत्तर पूर्व को लेकर भी है। बार बार उत्तर पूर्व में जाके कई प्रोजेक्ट्स की उद्घाटन करना, लोकार्पण करना, शिलान्यास रखना, ये हमेशा रहा है जी। और इस बार साउथ की शुरुआत हुई है, मतलब जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं उनका लोकार्पण हुआ। कल तमिलनाडु में आपने देखा बहुत प्रोजेक्ट्स, और तिरुचिरापल्ली विमान एयरपोर्ट से लेकर सबको कई प्रोजेक्ट्स हुए। और लक्षद्वीप में खास करके आज लक्षद्वीप की सारे प्रोजेक्ट्स देख लीजिए, मतलब इतने दूर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के पहुंचने के लिए आपको कोचीन से पहुंचना पड़ेगा। आज वहां पे एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी का उद्घाटन किया है, जिसका उन्होंने एश्योरेंस दिए थे लाल किला से 2020 में। 15 अगस्त को जो राष्ट्र को संबोधित करते हुए कह रहे थे, उस समय उन्होंने आश्वासन दिया लक्षद्वीप जैसे इलाके हैं, दूर इलाके हैं, उन इलाके में स्पीड इंटरनेट पहुंचेगा ताकि वहां पे डिजिटल कारोबार और बढ़ेगा। ठीक है। और साथ साथ में वहां पे पीने पानी का आज जो जल जीवन मिशन का एक नया स्वरूप हमने देखा, वहां पे एक डीसैलिनाइजेशन प्लांट, यानी समुद्र पानी से नमक हटा के वो पीने लायक बनाने का एक प्लांट आज उद्घाटन किया, जिसका कैपेसिटी देख लीजिए 1.5 लाख लीटर पर डे है। और वो सारे जितने वहां पे द्वीप है, लक्षद्वीप को जो मानते जितने द्वीप है वहां पे ये सारे आज पाइप वाटर सप्लाई गया है। और ये कार्यक्रम और पीएम आवास योजना वहां पे 100% इंप्लीमेंट हो चुका है, यानी वहां पे कोई नहीं है जिसका घर अपना नहीं हो। तो ऐसा जो विकास को लेकर जो जितनी परिकल्पना थी, सारा एक एक करके इंप्लीमेंट होके आज उद्घाटन हुआ है। ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये साउथ का ये है क्योंकि चुनाव आ रहा है। मुझे लगता है ये कोई चुनाव से जुड़ा हुआ दौरा है, लेकिन केवल यही मैसेज है प्रधानमंत्री के लिए, केंद्र सरकार के लिए, कोई भी इलाका दूर नहीं है, कोई भी इलाका अछूत नहीं है, कोई भी इलाका वंचित नहीं। सही मायने में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मैं लौटता हूं आपके पास, शेखर सर आपके पास भी लौटूंगा, आयशा आपके पास भी लौटूंगा। अभी एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, फिर लौटता हूं, फिर चर्चा को जारी रखूंगा। कुछ महीने पहले मेरे दोस्त की हेल्थ अचानक खराब हुई और कुछ दिनों में ही उसकी डेथ हो गई। उसने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था। मैंने पॉलिसी बाजार को कांटेक्ट किया, उनकी टीम ने क्लेम दिलाने में उसकी पेरेंट्स की पूरी हेल्प की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है,
डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो साउथ कनेक्ट है और जिस तरह नए साल की शुरुआत में ही वो दक्षिण भारत के दौरे पर गए हैं, वहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, अभी भी ले रहे हैं, उसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारी संवाददाता आयशा खानम जुड़ी हुई है और साथ में वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आयशा के पास चलता हूं। आयशा, प्रधानमंत्री का आज त्रिशूर में रोड शो भी है। एक तो सबसे पहले उस रोड शो के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दीजिए। दूसरी बात मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूं कि देखिए, केरल वो राज्य है जहां पर कि यूडीएफ एलडीएफ यूडीएफ चलता रहता है, ठीक है। ऐसे में ये जो प्रधानमंत्री का रोड शो है, ये कहीं ना कहीं एक रास्ता बनाने की भी कोशिश हो सकती है। एक वहां की राजनीति में एक और रास्ता यहां से निकल सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि यहाँ पर केरल में जिस तरह की राजनीति में उठापटक होती है, जिस तरह से एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में राजनीति झूलती रहती है, उसके बीच यहाँ के लोग अब एक तीसरा विकल्प चाहते हैं और बीजेपी लगातार इस राज्य में कोशिश कर रही है। देखिए, बीजेपी का पहले इस राज्य में केरल में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं था, लेकिन धीरे धीरे बीजेपी साल 2016 से यहाँ पर अपना बेस स्ट्रॉन्ग बनाती हुई आ रही है। और साल 2019 के चुनाव में अगर हम देखें तो बीजेपी तिरुवनंतपुरम में सेकंड पोजीशन पर रही, यानी कि बीजेपी का वोट शेयर बढ़ता जा रहा है और यहाँ के लोग विकल्प तलाश रहे हैं। और धीरे धीरे यहाँ पर कांग्रेस का जो वोट शेयर था वो कम होता जा रहा है। और ऐसे में सीपीएम के लिए भी बीजेपी एक बड़ी चुनौती यहाँ पर सामने पेश कर रही है। तो बीजेपी के लिए खासकर त्रिशूर, जो उत्तर केरला में ये क्षेत्र है, त्रिशूर बीजेपी का इस राज्य में देखा जाए तो गढ़ माना जाता है। और बीजेपी को उम्मीद है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इस क्षेत्र से बीजेपी एक कड़ी टक्कर दे सकती है यहाँ पर सीपीएम को और कांग्रेस और दूसरी यूडीएफ की पार्टियों को। और खास बात भी है कि इस क्षेत्र में बीजेपी ने यहाँ से मशहूर एक्टर सुरेश गोपी का नाम चल रहा है, अटकलें लगाई जा रही है कि वो इस चुनाव में लड़ेंगे। तो देखा जाए तो इस क्षेत्र त्रिशूर एक ऐसा इलाका है, कल्चरल राजधानी है केरल की, और इसके अलावा गोल्ड हब है ये। यहाँ पर स्किल्ड वर्कर्स हैं, यहाँ पर सोने के कारीगर हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं, जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, वो यहाँ के लोगों तक पहुंचती भी रही हैं। और खासकर स्किल इंडिया की जब बात करें हम और स्टार्टअप इंडिया की जब बात करें हम, तो ये तमाम चीजें जो है यहाँ के लोगों तक अब पहुंच रही हैं। और जो एक प्रचार बना था, एक परसेप्शन बना था, ठीक है, केरला में बीजेपी के खिलाफ, ये परसेप्शन अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि सामने बीजेपी की स्कीम्स हैं और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं। और कुछ ही समय पहले यहाँ पर उन्होंने केरल में ही युवा सम्मेलन का आयोजन किया था, जहां पर युवाओं के साथ सीधे कनेक्ट रहा। और आज महिलाओं के साथ स्त्री शक्ति मोदी उपम, यानी स्त्री शक्ति जो है मोदी के साथ है। ये जो बहुत बड़ा ऐतिहासिक कनेक्ट है, इसके जरिए बीजेपी को बहुत उम्मीद है कि त्रिशूर बीजेपी के लिए गढ़ बन सकता है केरल स्टेट में। और बीजेपी इस आने वाले लोकसभा चुनाव में 20 में से कम 5 या 6 का टारगेट लगाकर चल रही है। तो कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर। ठीक है आयशा, आगे भी आपसे अपडेट लेता रहूंगा, लेकिन फिलहाल आपका शुक्रिया करता हूं। आगे भी आपसे अपडेट लेता रहूंगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शेखर सर, जिस बात की चर्चा हम कर रहे थे आयशा के साथ, कि देखिए ये बात सच है कि प्रधानमंत्री तमिलनाडु रहे, लक्षद्वीप रहे, केरल रहे, ठीक है, वहां पर हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वैसा समर्थन नहीं रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि जो केंद्र सरकार के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पर सभी को लाभ मिले। लेकिन अगर हम इसे देखें तो क्या कहीं ना कहीं एक आउटरीच है इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रधानमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं, तो कहीं ना कहीं एक कनेक्ट भविष्य के लिए, निकट भविष्य के लिए दिखाई पड़ रहा है क्या? कि बीजेपी के लिए वहां पर इलेक्टोरल सक्सेस मिले ना मिले,
लेकिन लगातार कोशिश जारी रही। ये कोशिश आप देखे होंगे 2014 में भी था, 19 में भी था, अब 24 के लिए भी बहुत तैयारी हुई है, बहुत प्रयत्न हो रहा है वहां पे, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि दक्षिण भारत पे, खास करके तमिलनाडु हो या केरल, वो दोनों राज्यों में वो चाहते खाता खुलना चाहते। आज त्रिशूर की अगर हम बात करें, त्रिशूर माना जाता है वहां क्रिश्चियन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है जी, और वहां पे क्या है कि लड़ाई अभी तक कांग्रेस और वामपंथियों के बीच में रहा है। अब थर्ड फैक्टर के रूप में इस बार बीजेपी कोशिश कर रही है कि किसी तरह क्रिश्चियन समुदाय में भी अपना वहां पे इन्फ्लुएंस बढ़ावे। इसलिए आपने देखा होगा कई क्रिश्चियन नेता, कई चर्च के लीडर्स आके प्रधानमंत्री से मिले थे पिछले दिसंबर 25 तारीख को क्रिसमस मनाने के लिए। और आप ये पिछले 5 साल में ये दूसरा बार त्रिशूर जा रहे हैं प्रधानमंत्री। इसका मतलब लगातार ये कोशिश हो रही है कि बीजेपी हर समुदाय के साथ न्याय करना चाहती है, हर समुदाय के बारे में सोचना चाहती है। और आज जो कोशिश है, एक तो दूसरा वर्ग है जो महिला वर्ग, क्योंकि जितना इस सरकार ने महिलाओं के लिए, महिला कल्याण के लिए, सशक्तिकरण के लिए जितना कदम लिया पिछले सरकार ने इतना नहीं लिया है। तो ये बातों भी लोगों तक पहुंचाने के लिए आज बड़ी महिलाओं की रैली हो रही है त्रिशूर में। तो अभी आपके कॉरेस्पॉन्डेंट आयशा भी बता रहे थे कि सुरेश गोपी जो एक्टर है, बीजेपी के राज्यसभा सांसद भी रहे, वो भी वहां पे उपस्थित होंगे। तो हो सकता है, बात चल रही है कि वो कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन कोशिश जरूर है कि बीजेपी की तरफ से केरल में 20 लोकसभा सीट है। पिछले बार कांग्रेस की जो यूडीएफ है सारे सीट जीत गए थे, वामपंथियों के कुछ नहीं मिला था पिछले 2019 में। इस बार वामपंथी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस को बहुत टक्कर देने के लिए। उस 20 सीट में एक सीट है वायनाड, अपने राहुल गांधी जी का भी है। तो कुल मिला देखा जाए लोकसभा चुनाव केरला में बहुत दिलचस्पी होते जा रहा है, जिसपे बीजेपी भी अपनी बड़ी कोशिश कर रही है। लालचंद जी, बात अगर की जाए जिस तरह से कि प्रधानमंत्री ने वहां पर जाकर के विकास परियोजनाओं की सौगात दी है, तमाम लोग प्रधानमंत्री खास तौर पर चर्चा करते हैं कि उनकी प्राथमिकता में कौन है, गरीब हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं। यही उनके लिए 4 जाति है जिनके लिए उनको काम करना है। ये तमाम जो परियोजनाएं हैं, तमिलनाडु की, लक्षद्वीप की और केरल की भी, ये परियोजनाएं निश्चित रूप से इन 4 वर्गों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने वाली हैं। शेखर सर। बिल्कुल लालचंद जी, और एक खास बात अगर देखेंगे, सरकार के जितने कार्यक्रम हैं, आवास योजना हो, उज्ज्वला हो, जल जीवन मिशन हो, जितने कार्यक्रम आप देखें, इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ है धर्म के आधार पर या जात के आधार पर। जो गरीब है सबको मिला है। आप कहीं ये कंप्लेंट नहीं सुना होगा कि मैं फलाना अल्पसंख्यक हेल्प ये से वो इसलिए मुझे ये नहीं मिला, ये कहीं भी नहीं है। तो केंद्र सरकार के जितने फ्लैगशिप कार्यक्रम है बिना भेदभाव इंप्लीमेंट हुए, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर की कोशिश, ये जो अभी विकसित भारत का कार्यक्रम है, यही बात सामने आ रही है। जिनको लाभ मिला है वो सामने आके कह रहे हैं कि हमें ये सब मिला है। ये हमें आश्चर्य है कि सरकार हमारी घर तक आ गई है, पूछ रही है भाई क्या मिला, क्या नहीं मिला, क्या कमी थी, क्या है। एक अपने आप में एक बड़ी एक्सरसाइज है। देखिए चुनाव होते रहेंगे लालचंद जी। जी बिल्कुल, बात सही है। चुनाव तो होते रहेंगे, लेकिन सरकार की तरफ से एक प्रकार से ये ऑडिट में मानता हूँ, लोगों की तरफ से ऑडिट किया जा रहा है। भाई आप बताइए किस कार्यक्रम में आप शामिल हुए, किसमें आपको लाभ हुआ, किसी कार्यक्रम से आप वंचित हुए, क्या है, ये सारे डिटेल्स लेने का जो एक प्रक्रिया शुरू हुई है, उसका भी बड़ा असर हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये असर जाहिर सी बात है कि पूरे भारत में हो रहा है। ये बात अलग है कि राजनीति और चुनाव अपनी जगह पर है, लेकिन असर पूरे भारत में हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए शेखर सर, और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। हम आगे आपको प्रधानमंत्री के जो कार्यक्रम है उसमें लिए जाएंगे और देखेंगे सीधा प्रसारण भी, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आज एक खास विषय पर चर्चा करने वाले हैं हम कि जो ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल की थी, किसने खेल खेला था, किसने अफवाह फैलाई थी, क्या था मकसद, करेंगे इस पर चर्चा। मेरे भाई अरविंद कुमार की कुछ महीने पहले एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उन्होंने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था, जो अब भाभी के घर के खर्च और बच्चों की पढ़ाई में काम आएगा। पॉलिसी बाजार की टीम ने क्लेम दिलवाने में हमारी पूरी मदद की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। मोदी सरकार की गारंटी,
सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं DD न्यूज पर इस वक्त। अब आज की खास चर्चा हम करेंगे कि कौन थे अफवाह फैलाने के पीछे जो ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर चले गए थे। भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन कानून और प्रावधानों को लेकर अभी तो प्रक्रिया पर चर्चा होनी है, अभी कुछ लागू नहीं हुआ है, प्रक्रिया पर चर्चा होनी है। लेकिन इस बीच सजा और कार्रवाई को लेकर अफवाह तेज हो गई और ट्रक ड्राइवर, ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर चले गए। तो यह कैसे अफवाह फैली? नए कानून में दुर्घटना पर सजा के प्रावधान के खिलाफ 2 दिनों से चल रही हड़ताल हालांकि सहमति बनने के बाद समाप्त तो हो गई, लेकिन सवाल यह है कि भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू करने से पहले अभी तो कई तैयारी होनी बाकी है। टेक्नोलॉजी से लेकर फोरेंसिक जांच और पुलिस रिसर्च और ट्रेनिंग पर चर्चा अभी जारी है। और इस साल ये जो तमाम प्रक्रियाएं हैं, इसके पूरी होने के बाद ही नए कानून पर नोटिफिकेशन जारी होगी, अभी कुछ हुआ नहीं है। और इस दौरान 3000 से भी ज्यादा मास्टर ट्रेनर, विभिन्न क्षेत्रों के प्रोफेशनल्स और पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। सभी तैयारियों के साथ ही फोरेंसिक एविडेंस के लिए 900 वैन तत्काल लगाए जाएंगे, जो कि सबूत इकट्ठा करने के लिए लगाए जाएंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर सजा को लेकर परोसी जा रही थी, तो उसका असर भी हुआ और नतीजा यह हुआ कि 2 दिनों की हड़ताल ने देश में करोड़ों रुपए का नुकसान करा दिया। देश भर में लोगों ने परेशानी का भी सामना किया, अलग अलग तरह की परेशानियां हुई लोगों को। केंद्रीय गृह सचिव ने खुद लोगों के सामने आकर कहा कि नया कानून और प्रावधान अभी लागू ही नहीं हुआ है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) लागू करने से पहले ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से परामर्श किया जाएगा। लेकिन जरा देखिए कि इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में कहा है कि वाहन चालक कई बार लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं और किसी की दुर्घटना होने पर भाग जाते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी। इस कानून में पीड़ित व्यक्ति की संवेदना के मद्देनजर नए कानून को समझा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जिसको आप मारकर भाग जाते हैं, उनके नजरिए से सोचिए। पहले रोड एक्सीडेंट में घायल को तड़पता छोड़कर भाग जाएं या फिर घायल को अस्पताल पहुंचाएं, एक जैसा ही कानून था और एक जैसी ही सजा थी। लेकिन अब गलती से एक्सीडेंट अगर हो जाता है और ड्राइवर अगर घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाता है या पुलिस को सूचित करता है, तो नए कानून के मुताबिक यह केस जमानती होगी, जमानत मिल जाएगी। और अगर ड्राइवर ऐसा करता है तो उसको सजा भी कम होगी और घायल की तो जान बचेगी ही। अगर ड्राइवर घायल को छोड़कर भाग जाता है नए कानून के मुताबिक, तब जाकर केस गैर जमानती होगी और यह सजा सभी वाहनों पर लागू होगी। कोई ट्रक ड्राइवर की सिर्फ बात नहीं है, लेकिन ट्रक ड्राइवरों को कुछ गलत बताया गया कि कानून लागू हो गया जिसमें 10 साल सजा, 7 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। यह अफवाह फैला दी गई। कांग्रेस पार्टी की बात कीजिए, अपने सोशल मीडिया टूल किट के समर्थन में उतर गई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, दादागिरी नोट, ओके मोदी जी। यह कांग्रेस का व्यवहार है। कांग्रेस ने राहुल गांधी की ट्रक ड्राइवर के साथ दोस्ती को पेश की
और सोशल मीडिया पर जबरदस्त हमलावर रुख अपना लिया। तो देश में एक तरफ रामलला विराजमान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही हैं और इस बीच देशव्यापी हड़ताल में कुछ लोग तो बड़ी साजिश भी देख रहे हैं कि ये टूल किट की साजिश है। सवाल यह है कि यूपीए के दौर को याद कीजिए, हड़ताल को लेकर तो ट्रक चालकों पर एनएसए तक लगा दिया गया था, सेना उतारने की भी धमकी दे दी गई थी उस दौरान। नए कानून की बात करें तो लंबी चर्चा और एक्सपर्ट की राय से बना है। यह कानून सजा की नहीं बल्कि न्याय की बात करता है, फिर भी टूल किट अफवाह फैला रहा है। तो खैर, ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल केंद्र सरकार से बातचीत के बाद खत्म हुई। तो इस बैठक के बाद गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कहा कि हिट एंड रन पर नए कानून और प्रावधान अभी लागू ही नहीं हुए हैं। हम ये भी कहना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। तो अब सवाल यही उठ रहा है, कानून लागू हुआ नहीं, बहुत सारी तैयारियां बाकी हैं, कौन खेल खेल रहा था इस बीच में? इसी पर चर्चा करेंगे। जुड़ रहे हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी और साथ में उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत विक्रम सिंह जी आपका इस चर्चा में। मैं आपसे जोड़ करके, क्योंकि मुझे लगता है कि सुरक्षा स्थितियों पर जो पैनी नज़र और जो बिल्कुल स्पष्ट समझ आप रखते हैं ना, तो आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए मुझे लगा कि आप सबसे अच्छे होंगे। मैं आपसे ज़रूर टिप्पणी लूँगा। पहले ज़रा विनोद जी के ज़रिए चर्चा को विस्तार देता हूँ। विनोद जी, सवाल यही उठ रहा है कि भाई कौन ये अफवाह फैला रहा था और ये मकसद क्या था उनका, जो कि एक बैठक में ही स्थिति साफ हो गई और ट्रांसपोर्टर समझ गए कि यहाँ तो कुछ और ही कौवा कान लेकर के उड़ा, कौवा के पीछे लोग दौड़ रहे थे। लाल जी, मैं आपकी रिपोर्ट से आता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भारतीय न्याय संहिता में सजा की बात नहीं है, न्याय की बात है। और ये पूरा डिस्कशन जो है पूरा के पूरा न्यायिक संहिता का, उसमें सिर्फ न्याय की बात जब है तो उसके न्याय की बात को लेके और जिस तरह से जो भ्रम फैलाया गया था उस टूल किट के साथ में, जब आप अभी अपने रिपोर्ट में बता रहे थे कि उस पहले दिन के हड़ताल के दिन से ही आप देखिए कि कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से, जो एक्स हैंडल है, उस हैंडल पे लिखा गया था कि ये दादागिरी नॉट ओके मोदी जी। अच्छा, ये आप सोच सकते हैं कि एक कांग्रेस के एक राष्ट्रीय पार्टी के तरफ से यही तो दुर्भाग्य है, सेल जो भी है, उसने अगर लिखा दादागिरी नॉट ओके मोदी जी, शायद वो इस बात का जवाब देना चाह रहे थे। कभी इसी ट्रक पे लिखा गया था कि मैं भी चौकीदार। बिल्कुल। तो वो सियासत का ये खेल देखिए कि किस तरीके से, और टाइमिंग देखिए कि इसको लेके जो सोशल मीडिया में भ्रम फैलाया गया और इस भ्रम को इस तरह से किया गया कि 2 दिन में भारत में कम से कम आप कह सकते हैं कि लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आप देखिए कि लंबी लंबी कतारें पेट्रोल पंप पे थी पूरे देश में। आप देखिए महाराष्ट्र से लोगों को कितनी परेशानी से लेके आप बिहार से लेके आप झारखंड में चले जाइए, हर जगह अफरा तफरी का माहौल बना दिया गया था। और जब ये पूछा गया कि भैया ये कानून क्या है और कुछ कानून की बात आप करते हैं, तो वो उन्हें नहीं मालूम था। सिर्फ सोशल मीडिया पे ये कहा गया था कि ये प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद ये न्याय संहिता का जो बिल है वो कानून बन गया है जी। तो क्या ये देश के लोगों को ये जानने का हक नहीं था कि भाई वो एक बार ये पूछ लेते, या वो सोशल मीडिया के जो किट हैं जो इस बात को चला रहे थे, टूल किट्स, वो इस बात को एक भ्रम में इस बात को भी पता कर लेते कि ये प्रावधान कानून बनने के बाद उसके प्रावधान और प्रक्रिया में भी एक प्रोसेस है।
ये नया कानून बनने के बाद जब सबसे बड़ी चैलेंज जो देश में ये है वो टेक्नोलॉजी की है। ठीक है। जो संपूर्ण थाना क्षेत्रों की बात आप करें कि अभी फॉरेंसिक लैब के जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, और बिल्कुल। उसके लिए गवर्नमेंट ने 900 ऐसे वैन जो है फॉरेंसिक वैन जो है वो पूरे देश में अलग अलग रीजन में देने की योजना बनाई है। टेक्निकल एक्सपर्ट होंगे, जो मास्टर ट्रेनर होंगे, जो अलग अलग जगह पे इन सारी जो नई जांच की प्रक्रिया है उसके साक्ष्यों के साथ में उस चीज को अपने हिसाब से वहां प्रोफेशनल को ट्रेन करेंगे या पुलिस अधिकारी को ट्रेन करेंगे। इसके बाद वो नोटिफिकेशन होगा और नोटिफिकेशन होने के बाद ये जमीन पे ये कानून का वो प्रावधान सारे लागू होंगे। उसके बीच में अगर ये कोई रूमर से इतना बड़ा आपने देश के साथ में अगर नुकसान किया है तो ये कह सकते हैं गंदा खेल है, साजिश का हिस्सा। ये गंदा खेल खेला जा रहा था। विक्रम सिंह सर, मैं इसमें दो चीजें समझ रहा हूं। एक तो अफवाह का एंगल है ही, ये देखिए अफवाह का खेल किस तरह खेला गया, और दूसरी बात ये कि रिपोर्ट कहती है कि 90% घायलों की मौत इसलिए हो जाती है क्योंकि उसको तड़पता हुआ छोड़ दिया जाता है। तो ये जो समझ करके लड़ाई लड़ रहे थे नए कानून के खिलाफ, तो ये क्या इसलिए लड़ रहे थे कि हमारा ये अधिकार है कि तड़पते हुए को हम छोड़ करके मरने के लिए छोड़ सकते हैं, इस चीज की लड़ाई लड़ रहे थे ये? अत्यंत आपत्तिजनक। आपने अपने प्रारंभिक संबोधन में यह स्पष्ट किया था, क्या ये टूल किट का कोई भाग है? मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि इस प्रकार के भ्रम और इस प्रकार की एक अफवाह फैलाना एक टूल किट के अंतर्गत ही, एक रोड मैप के अंतर्गत इन्होंने ये किया है। मैं आपके सामने एक बेसिक आंकड़ा रख रहा हूं। 2022 में एनसीआरबी कहती है कि भारत में 28,522 कत्ल हुए थे, लगभग 35,000 की मौत हुई थी। रोड एक्सीडेंट में उसी अवधि में 1,68,000 मौतें हुई थी, यानी कि हत्या से चौगुनी ज्यादा। और आपने जो बात कही है कि घायल को अस्पताल न ले जाना, गोल्डन आवर को हम नमस्कार कर लें जिसमें कि उनकी बचत हो सकती थी, ये कितना अन्याय आप कर रहे हैं सस्ती लोकप्रियता के आड़ में, और कितना आप आरोप लगाएंगे। और आप अपनी भाषा शैली तो देख लें, आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, विनोद जी ने कहा आप राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है, कम से कम भाषा शैली तो संयमित होनी चाहिए थी, परिभाषित होनी चाहिए थी। दादागिरी, ये क्या हम लोग गली के गुंडों के डायलॉग इस्तेमाल कर रहे हैं? ये शोभा नहीं देता है राष्ट्रीय पार्टी को, देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री के लिए। ग्राउंड रियलिटी ये है कि इसमें स्कोप को बड़ा किया है। BMW हिट एंड रन केस, सलमान खान हिट एंड रन केस, इन तमाम केसेस के बाद भी अगर हम आंख नहीं खोलेंगे तब खोलेंगे। 1,68,000 मौतों के बाद, हत्या से चौगुनी मौतों के बाद, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आपने केवल हायर लिमिट प्रेस्क्राइब की है, आपने 106(2) में हायर लिमिट जो पहले 2 साल थी बेलेबल थी, आज भी हमारे कॉन्डक्ट के ऊपर है। हमने जाकर के 112 फोन कर दिया, थाने में जाके इत्तला कर दी, राह में खड़े हुए किसी सब इंस्पेक्टर को सूचित कर दिया, तो हमारे ऊपर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनती है। लेकिन अगर हम शराब पी के चला रहे हैं, हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो उसके परिणाम होंगे और होने भी चाहिए, क्योंकि ये जो मृत आत्माएं हैं और उनके परिवार चीख चीख के न्याय की मांग कर रहे हैं। 1,68,000 लोगों की मौत हो गई और हम उसके बारे में सावधानी भी न बरतें। सुप्रीम कोर्ट की जो दी हुई गंभीर व्यवस्था है उसका समावेश भारतीय न्याय संहिता में किया गया है। मेरा खुद का भी प्रस्तुतिकरण हुआ था इस समिति के सामने और मैंने इसकी पुरजोर संस्तुति भी की थी कि इस प्राविधान को और सख्त करने की आवश्यकता है। और मैं आभारी हूं कि समिति ने मेरी बात को न केवल धैर्यपूर्वक सुना बल्कि उसका समावेश भी किया। मैं आभारी हूं ब्रिजलाल समिति का। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं अपने को उस परिवार का या पीड़ित पक्ष की ओर से देखें। बिल्कुल, कि आप क्या अपेक्षा करते हैं समाज से अगर हम घायल हो जाए, मेरा परिवार ही घायल हो जाए। फिलहाल शुक्रिया बहुत बहुत, क्योंकि हमें सीधे चलना है केरल के त्रिशूर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम शुरू हो रहा है रोड शो का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं केरल के त्रिशूर